Hey guys, welcome to my YouTube channel Azological One Destination for All Information। तो गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार मसालेदार चैप्टर, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट चैप्टर है और आप सबका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। जी हाँ, वैसे तो आपके सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस में इस चैप्टर का नामकरण जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हिसाब से कर रखा है, लेकिन यहाँ आपके बुक में इसका नाम जो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट है। और कई सारे नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, जो है कई सारे ओल्ड टॉपिक्स यहाँ पर आपके डिलीट भी किए गए हैं, उन सबको हम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कवर करने वाले हैं। और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो पूरा वीडियो लेक्चर है वो एक फ्लो में समझ में आ जाएगा। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा जो एडोलॉजिकल की तरफ से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसको अभी तक परचेज नहीं किया है, जल्द से परचेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेगा डिस्काउंट चल रहा है और वो भी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा जो कूपन कोड स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं EDU30, आपको वो भी अप्लाई करना है, क्योंकि वो अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो जो 30% ऑफ चल रहा है उसका फायदा आपको नहीं होगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, अब जाके परचेज कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर प्लानिंग और डेवलपमेंट की, या फिर अगर हम बात करें पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट की, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपका एक तरीके से पूरे चैप्टर में फ्लो बन जाए। दोस्तों बात है यहाँ पर एक हमारे कंट्री में एक स्टेट है जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में एक ट्राइबल एरिया था जहाँ पर गवर्नमेंट जो है एक आयरन और फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रही थी, लेकिन मुश्किल यहाँ पे ये थी कि वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज थे उनको डिस्प्लेस करना था, यानी उनको अपना जो पूरा तरीके से लाइवलीहुड एरिया है उसको छोड़ना था, उसको त्यागना था। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इशू बन के उभरा सरकार के लिए। अब यहाँ पर सरकार को क्या था कि यहाँ पर ट्राइबल एरियाज को भी इन्हें प्रोटेक्ट करना है और उसके साथ साथ यहाँ पर डेवलपमेंट का भी काम करना है। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरीके से सरकार के लिए डायलेमा था, और पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए परेशानी तो थी ही और ट्राइबल एरियाज के लिए भी परेशानी थी, और उन्होंने इसकी मुखालिफत करना भी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट से हमें ये समझ में आ जाता है गाइस कि डेवलपमेंट अगर यहाँ पर हो रही है तो एक को तो यहाँ पर कुछ ना कुछ त्यागना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी ही ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हों आयरन ओर के, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहीं पे अगर ट्राइबल एरिया हो तो क्या आप वहाँ पर कोई डेवलपमेंट कर पाएंगे? वो तभी हो पाएगा जब एक उनमें से एक या तो आयरन ओर फैक्ट्री स्टैब्लिश हो या तो ट्राइबल एरियाज डिस्प्लेस हों। तो इसी को लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारी सरकार ने, किस तरीके से यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश ने जो पूरी तरीके से डेवलपमेंट का जो पूरा क्या कहते हैं काम है और एक तरीके से प्लानिंग है वो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट क्लैश हमें इसी तरीके से देखने को मिले हैं, और किस तरीके से आने वाले समय में इन्होंने इन सारी की सारी चीज़ों को टैकल किया है। चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर दो टर्म मैंने आपको बताई थी, प्लानिंग और डेवलपमेंट। तो चलिए पहले इसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर प्लानिंग की, तो प्लानिंग का मतलब होता है कि भाई जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करके फ्यूचर के लिए हम जो है यहाँ पर प्लानिंग करें कि किस तरीके से हम उसे बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। प्लानिंग से क्या होता है कि यहाँ पर इकोनॉमी में हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें विकास की, डेवलपमेंट की, तरक्की की, तो भाई देखिए आप सबको पता है डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना और एक ऐसी इकोनॉमिक लेवल को अचीव करना जो मतलब बहुत हाई हो और एक तरीके से प्रॉस्परस हो। इंडिपेंडेंस के बाद इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि पॉवर्टी को कम करे और सोशल और इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करे, और इसी के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हमारी कंट्री में था वो था एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। उसको लेकर भी यहाँ पे सरकार ने बहुत सारी डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे क्लैशेज आते हैं, जैसे कि हमने अभी ओडिशा के एग्जांपल से समझा जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। वहां पर ये बताया कि एक कंपनी है या एक तरीके से सरकारी कंपनी है या सरकार चाहती है वहां पर एक तरीके से यहाँ पर एक आयरन और फैक्ट्री स्टेब्लिश हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहां पर ट्राइबल एरिया के डिस्प्लेसमेंट का भी इशू सामने निकल कर आ रहा है। तो इसी तरीके के सिर्फ ये एक एग्जाम्पल नहीं है, उस टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे इसी तरीके के इश्यूज वहां पर सरकार के सामने निकल कर आए थे। इस चीज को हम क्या कहते हैं यहाँ पर अगर देखिए
कोई भी परेशानी होती है, जहाँ पर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज को परेशानी हुई, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, ये मामला पॉलिटिक्स में चला गया, यानी पॉलिटिकल हो गया, और इसी चीज को कहा जाता है पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक कंट्री में इस चीज को सॉल्व करने के लिए बात की गई है कि देखिए भाई, जो फाइनल डिसीजन है इन सारे मामलों में, वो जो है एक पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि वो एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिया जाना चाहिए। क्यों लिया जाना चाहिए? क्योंकि जो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो लोगों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, लोगों की फीलिंग से डायरेक्टली टच होता है, तो वो इन सारी की सारी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। इंडिपेंडेंस के बाद सब लोग ये एग्री कर रहे थे ऑलमोस्ट कि यहाँ पर जो इंडिया की डेवलपमेंट है वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। इसी के साथ लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर डिसएग्रीमेंट था कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपना रोल अदा करने वाली है, और गवर्नमेंट को जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जस्टिस को भी इंश्योर करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन सारी की सारी चीज़ों को, जहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो मामला सॉल्व होना होता है, इन सारी की सारी चीज़ों को हम कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ टाइम पे यहाँ पर इस तरीके का जो डेवलपमेंट मॉडल हमारे सामने उभर कर आ रहा था, इंडिपेंडेंस हुई थी, सब लोग अपने अपने नए नए आइडियाज लेकर आ रहे थे, और ये भी बात हो रही थी कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कि बिजनेसमैन है, उसके लिए यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होगी? उसके लिए तो डेवलपमेंट ये होगा कि भाई मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। उसी तरीके से यहाँ पर एक पीजेंट है, उसके लिए डेवलपमेंट ये होगी कि भाई इस बार जो हमारी क्रॉप है उसका अच्छा खासा हमें दाम मिल जाए। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर इंजीनियर के लिए डेवलपमेंट ये होगी कि उसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले जिसके ऊपर वो काम करे और उससे अच्छा मुनाफा हो। हर एक सिटीजन का अपना अलग अलग डेवलपमेंट का रोल था, लेकिन बात यहाँ पर यह थी कि एक तरीके से देखा जाए तो अगर एक ही डेवलपमेंट होनी थी तो दूसरे का यहाँ पर घाटा होना था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे। इसी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ सामने निकल कर आ रही थी। तो बात यहाँ पे ये की गई कि अगर भाई कोई भी हम डिस्कशन करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसमें देखिए ये बात तो 101% तय है, आपको माननी चाहिए कि कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो जरूर निकलेगा, और उसी के साथ साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होगा, और उसी के साथ साथ आर्ग्यूमेंट भी होएगी। इसलिए यहाँ पर अगर आप ये बात करेंगे कि कोई भी डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाए, तो उसमें अगर एक की डेवलपमेंट हो रही है या एक सेक्टर की डेवलपमेंट हो रही है, तो उससे कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट दूसरे सेक्टर पे भी पड़ने वाला है। डेवलपमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं, लोगों की धारणा ऐसे बन गई थी कि डेवलपमेंट का मतलब होता है और ज्यादा मॉडर्नाइज होना या मॉडर्न होना। जैसे कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो उसी को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए लोगों की ये एक तरीके से नोशन बन गया था कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज मॉडर्नाइज हो रही हैं, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन होगी, तभी हम यहाँ पर डेवलप हो पाएंगे। एक तरीके से अगर हम बात करें तो मॉडर्नाइजेशन उस टाइम पे लोगों को एक तरीके से आइडिया ऑफ ग्रोथ लग रहा था, एक मटेरियल प्रोग्रेस हो रहा था, जहां पे मतलब जो हमें विजिबल चीजें दिखती हैं डेवलपमेंट की, वही हमें दिखेंगी तो हम मानेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। और साइंटिफिक रैशनैलिटी को, इन सारे एलिमेंट्स को एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा माना जा रहा था। यहाँ पर इसी के साथ क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस से पहले जो इशू जो अभी हमें इंडिपेंडेंस के बाद देखने को मिला, यही इशू यहाँ पर ब्रिटिशर्स को भी देखने को मिला था एक टाइम पे, 1930s के टाइम पर। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद उसी साल में यानी 1930s में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि सारे के सारे डेटा और मगर जितने भी गोल्स हैं वो सब यहाँ पर कंपाइल करके हम एक तरीके से 5 ईयर प्लान बनाए, या तो एक तरीके से बजट बनाए। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले ये जो मॉडल था 5 ईयर प्लान का और बजट का, ये यहाँ पर इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। प्लानिंग की बात करें तो इस कंटेक्स्ट में प्लानिंग एक सिस्टमेटिक रेगुलेशन होती है, जितनी भी हमारे पर्पसफुल एक्टिविटी होती है हमारे नेशनल प्लान को या नेशनल गोल को अचीव करने के लिए। इंडिया के इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो शुरुआत में तो इंडिया के जो इकोनॉमिक मॉडल था गाइस, वो यहाँ पर यूएसएसआर से ज्यादा इंस्पायर था, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया का गोल था, इंडिया का विजन था, वो सीधा यूएसएसआर से मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पर इंडिया को बेसिक नेसेसिटीज जो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है दोनों देशों की, अगर बात करें पाकिस्तान की, इंडिया की, दोनों देशों की उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब थी। उस टाइम पर सबसे जरूरी यह था कि हमें बेसिक नेसेसिटीज यानी जरूरी चीजें यहाँ पर मुहैया करानी है लोगों को, जैसे कि एडवांस एजुकेशन हो गया, मेडिकल केयर हो गया और टेक्नोलॉजिकल स्किल हो गया हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इसीलिए दैट्स वाई यूएसएसआर से इंस्पायर्ड होकर इंडिया ने ये सारे के सारे जो स्कीम्स हैं, ये सारे के सारे वेलफेयर के काम हैं, वो शुरू कर दिए थे। इन सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद यहाँ पर बहुत सारे लोगों में एक पॉइंट पे कंसेंसस थी, यानी एक पॉइंट पे आम सहमति बनी हुई थी कि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट भैया जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते।
जी हाँ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को आप सबको पता है क्या करना होता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज, जो बेसिक जरूरत है लोगों की, उन सबको भी मुहैया कराना होता है, उन सबको भी देना होता है और वेलफेयर का भी काम करना होता है। तो प्राइवेट सेक्टर तो ये सब काम करेंगे नहीं सिवाय पब्लिक सेक्टर के। तो इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट को जरूरत पड़ गई थी कि वो भी एक तरीके से अपना खुद का एक डेवलपमेंट का प्लान बनाए, एक तरीके से खुद का डिजाइन बनाए, ताकि उनके जो भी नेशनल गोल हैं वो इकोनॉमी में वो अचीव कर सके। इसी को लेकर यहाँ पर आगे चल के गाइस यहाँ पर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1950 में एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है किसी भी आर्टिकल में, लेकिन ये एक तरीके से एक हम कह सकते हैं ना ही ये स्टैच्यूटरी बॉडी है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बल्कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई थी। इसके जो चेयरमैन है वो बड़ी खास बात है वो ये था कि यहाँ पर इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया था और इसके इंचार्ज वगैरह जो है यहाँ पर मिनिस्टर्स वगैरह को बनाए गए थे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर लिए गए थे जो कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक मॉडल्स में, बहुत बड़े बड़े इश्यूज में यहाँ पर सरकार को एडवाइस कर सके। प्लानिंग कमीशन का फायदा ये हुआ गाइस कि इसने यहाँ पर सरकार का और लोगों का टाइम बहुत जो है जो वेस्ट हो रहा था उसको कम किया, और जो प्लान कर रहा था उसका एक ही मकसद यहाँ पे था कि किस तरीके से हम यहाँ पर कैपिटा इनकम अपने देश में बढ़ा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर असली खेल जो शुरू होता है वो होता है प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश होने के बाद। जी हाँ, प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश होने के बाद गवर्नमेंट का असली खेल शुरू होता है। गवर्नमेंट लेती है अर्ली इनिशिएटिव यानी शुरुआत के इनिशिएटिव्स। अब यहाँ पर सबसे पहला जो इनिशिएटिव लेती है वो होता है यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जी हाँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आप सबको पता है, जिसको हम एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जो कि रिलीज किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीज किया गया था दिसंबर 1951 में, जिसने हमारी कंट्री में के बहुत सारे लोगों में एक्साइटमेंट को जनरेट किया था। अब ये जो एक्साइटमेंट थी ये अपने पीक पर पहुंच गई जब गवर्नमेंट ने सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हो गया उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान भी लॉन्च किया 1956 में, जो कि मतलब पूरी तरीके से ये जो सिलसिला ये कंटिन्यू रहा थर्ड 5 ईयर प्लान तक, जो कि लॉन्च हुआ था 1961 में। ये सारी के सारी डेट्स आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें यहाँ पर गाइस फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, जो कि 1951 से 1956 तक चला था, तो इसका मेनली जो फोकस था वो गाइस था एग्रीरियन सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पर, इंक्लूडिंग डैम्स और इरिगेशन वगैरह। सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका जो है पूरा 1956 से 1961 तक चला था और इसका जो मेन फोकस था वो था भाई पब्लिक सेक्टर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड 5 ईयर प्लान जो था हमारा वो था यहाँ पर 1961 से 1966 तक, जिसने जो है एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया, साथ साथ में इम्प्रूवमेंट करने चाहिए कई सारी एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसे वीट हो गया। और आप सबको पता है कि 1961 से 1966 के बीच में हमारी चाइना के साथ वॉर हुई थी, जिसको हम साइनो इंडियन वॉर कहते हैं 1962 में। उस वॉर में क्या हुआ कि हमारे कई सारी वीकनेस जो है बाहर निकल कर आ गई, यानी एक्सपोज हो गई इकोनॉमी में। इसकी वजह से क्या करना पड़ा, हमें जो है अपने डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी यहाँ पर फोकस करना पड़ा, हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत करना था, उसी के साथ साथ इंडियन आर्मी को भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी थी। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस है, 1% चांस है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आपका जो क्वेश्चन कोई आएगा, क्योंकि ये चैप्टर अगर हम बात करें पिछले सेशन में भी डिलीट कर दिया गया था और इस बार भी इसकी बात कहीं पे भी सीबीएसई सिलेबस में खुले तौर पर नहीं की गई है। हालांकि आप इसको एक तरीके से नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, वैसे तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, आप देख सकते हैं। बस ये आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो जो है उससे क्या हुआ कि एक तरीके से कंट्री को काफ़ी मदद मिली पॉवर्टी से बाहर आने में। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे के.एन. राज, जो कि यंग इकोनॉमिक्स थे, और इन्होंने कहा कि भाई देखिए इंडिया को धीरे धीरे यानी हैसन स्लोली, जल्दी से स्लोली चलना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है कि हम इतने फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट से चलें, हमें बहुत सारी कंसिडरेशन करनी होती है, बहुत सारी डिस्कशन करनी होती है। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे कहा कि हमें धीरे धीरे जो है अपनी रेट ऑफ डेवलपमेंट को बढ़ाना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करते हुए बनाया गया था, और आप सबको पता है कि पार्टीशन के बाद जो हमारा देश था वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर जो है नुकसान हुआ था उसको, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्जेंट अटेंशन ज़रूरी थी। इसी के साथ साथ जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स को लेकर भी यहाँ पर रखा गया था, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर भी फोकस इसमें किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो 1956 से लेकर जो है आपका ये 1961 तक चला था गाइज। और सेकेंड 5 ईयर प्लान इसमें जो है मेनली फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो कि ड्राफ्ट किया गया था बहुत रेपुटेड टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट के द्वारा और अंडर द लीडरशिप ऑफ फेमस पीसी महालानोबिस।
इसके द्वारा पीसी मालानोबिस। हालांकि इसके कई जो है पीसी मालानोबिस के ऐसे इस तौर पर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में कई सारे एमसीक्यूज आए कि बताइए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है इसका प्लान या हम कहें सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो उसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो आपको क्या कहना है, पीसी मालानोबिस। अब ये जो फर्स्ट प्लान था वो जब उसका जो है यहाँ पर टाइम खत्म हो गया तो सेकंड ने क्या किया, उसने सेकंड में फोकस ये किया सेकंड 5 ईयर प्लान में कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे कि यहाँ पर के एन राज कह रहे थे कि धीरे धीरे यहाँ पर हमें रेट ऑफ डेवलपमेंट करनी है, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंशियल टैरिफ इम्पोज कर दिए जितने भी बाहर से इंपोर्ट आ रहे थे। किस लिए, ताकि हम खुद की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, हमारे इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इस टाइप के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में गाइस यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को फायदा हो रहा था क्योंकि वहां पे उनको ग्रोथ मिल रही थी। इसी के साथ साथ लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भी थी। दूसरा पहलू ये था कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी और दैट्स वाई इसको जो है अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि बहुत ज्यादा उस टाइम पे प्रीशियस था, बहुत ज्यादा अनमोल था, उसको स्पेंड करना पड़ा ग्लोबल मार्केट से टेक्नोलॉजी खरीदने में। अब इसी बीच में यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान को जब आप कंपेयर करेंगे खुद, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। उस टाइम पे भी ये बात की गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर जो स्ट्रेटजी फॉलो की गई पूरे जो है अर्ली ईयर्स में, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़े होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये खड़ा हुआ है भाई कि यहाँ पर जो है पहले प्लान में आपने देखा एग्रीकल्चर की बात कही, दूसरी प्लान में इंडस्ट्री की बात की गई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने ये सवाल था और सारे लोगों के सामने कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, यानी हमें किस पे मेनली फोकस करना है। क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान में ये कहा जा रहा था कि अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगे या इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो जो है पॉवर्टी से हम बाहर निकल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात की गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, तो इसलिए इस पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट 2 प्लान के बाद एग्रीकल्चर इतने अच्छे अप्रिशिएबल लेवल पर जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाया, इतने अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच पाया। एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम पे जिनका नाम था जेसी कमारप्पा, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट तैयार किया था ताकि हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर सके। ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मिलाने की कोशिश की। क्या नाम था उनका, जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा ने क्या किया कि भाई रूरल एरियाज में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होती है कि क्यों ना हम वहीं पे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें, यानी एग्रीकल्चर को एक तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग ये सोचते थे कि भाई बिना किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंक्रीज के हम जो है कोई भी यहाँ पर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और हमारी कंट्री भी पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये तो होगी पहली कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी जो आपके मन में भी आ रही होगी वो है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ, अब यहाँ पे आप सबको पता है कि इंडिया की इकोनॉमिक मॉडल है कि मिक्स इकोनॉमी का है, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनका ये आर्ग्यू है कि यहाँ पर जो प्लानर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो किसी भी तरीके की जो छूट है प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा इनफ स्पेस इंडस्ट्री में नहीं देना चाहते और ना ही वो कोई स्टिमुलस देना चाहते हैं जिससे वो इतने तेजी पे ग्रो करें। अब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इन्लार्जमेंट दिया गया था गवर्नमेंट के प्लान्स में, गवर्नमेंट की स्कीम्स में। दैट्स वाई यहाँ पर एक तरीके से उस टाइम पे कहा गया था कि प्राइवेट कैपिटल के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी मार्केट में। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरी पॉइंट की इसी के अंदर में पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में, तो ज्यादातर जो एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री था वो सब प्राइवेट हैंड के हाथ में दे दिया था और स्टेट ने क्या किया था, सिर्फ इंपॉर्टेंट हैवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं यानी की हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं उन सबको कंट्रोल किया। उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया, ट्रेड को रेगुलेट करने का काम किया और बहुत सारे क्रूशियल इंटरवेंशन किए एग्रीकल्चर में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर उस टाइम पे भी जो दोनों प्लान यहाँ पर बनाए गए और किस तरीके के यहाँ पर इकोनॉमिक मॉडल रखा गया लोगों के सामने, वो लोगों को ही कंफ्यूज कर रहा था। तो गाइज अब आप सबके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि चलो यार ठीक है, अगर एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है तो सेकंड 5 ईयर प्लान में अगर यहाँ पर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया है तो उन सब में तो क्लैश वगैरह आना ही था और मतलब कंफ्लिक्ट तो होना ही था अगर डेवलपमेंट हो रही है। तो आप ये बताइए हमें कि उस टाइम पे इसका मेजर आउटकम क्या निकला, क्या मतलब अगर इंडस्ट्री पे फोकस करके कुछ काम किया गया तो इंडस्ट्री में कुछ फायदा हुआ, या फिर अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया था तो उस टाइम पे कोई फायदा हुआ था। तो क्या देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने करंट टाइम में यानी जिस टाइम पे वो प्लान बना रही थी वो प्रॉब्लम्स के अनुसार बना रही थी, यानी जो करंट प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान बनाए जा रहे थे। और ऐसा बताया गया है कि वो सब प्लान डेवलपमेंट बड़ी अच्छे से कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर वो चाहते थे कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो अभी का करंट गोल है उसको किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं और हमारे सिटीजन यानी हमारे लोगों का वेलबींग के लिए कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह आई कि लोकल लेवल पर जितने भी इन्फ्लुएंसर थे
अब जो भी स्कीम्स वेलफेयर वगैरह गवर्नमेंट अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर रही थी, उसमें क्या हुआ कि जो भी लोकल लेवल पर इन्फ्लुएंसर थे उसका वो फायदा उठा रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई अनइक्वल डेवलपमेंट की। यानी डेवलपमेंट हो रही थी लेकिन अनइक्वली। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सब लोग जो है, जितने भी लोकल लेवल पर लोग थे, ये सब पॉलिटिकली पावरफुल होते गए और इसकी वजह से इंडिया को और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो भी उसकी डायरेक्शन थी उसको अचीव करने में, उसके गोल को अचीव करने में। अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो इसका आउटकम, तीन मेजर आउटकम्स हम कह सकते हैं। पहला इसका आउटकम इकोनॉमिक फाउंडेशन में निकला, जो कि ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मैंने पीछे जो आपको बताया पीछे स्लाइड में मेजर आउटकम, वो मैंने आपको नेगेटिव बताया और ऊपर से बताया। अब हम पॉइंट वाइज बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट वाइज पहला आउटकम, तो पहला आउटकम था यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक फाउंडेशन का। तो गाइज अब यहाँ पर जो इंडिया के फर्स्ट टू प्लान थे, जो जितने भी फर्स्ट टू प्लान थे, आप सबको पता है कि वो फर्स्ट टू प्लान ने ही यहाँ पर इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव रखी थी। उस टाइम पर गाइज यहाँ पर मेगा डैम्स, और जैसे कि बहुत सारे मेगा डैम जैसे कि बखरा नंगल, हीराकुंड, इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए बिल्ड किए गए थे। उसी के साथ साथ बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज भी पब्लिक सेक्टर में बिल्ड की गई, जैसे स्टील प्लांट हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, डिफेंस प्रोटेक्शन हो गया। शुरुआत के 2 दशक में ही सारे के सारे काम किए गए थे। अगर हम बात करें यहाँ पर उसी टाइम पे ही, यानी फर्स्ट 2 डिकेड्स में ही इंडिया के जब फर्स्ट 2 प्लान इंप्लीमेंट किया गया था, उसी टाइम पे ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सब्सटेंशियली इंप्रूव किया गया था। तो ये हो गया हमारा पहला आउटकम। दूसरा आउटकम ये हुआ, वो था लैंड रिफॉर्म का। उसी टाइम यहाँ पर गाइस जो कॉलोनियल सिस्टम था, यानी जो ब्रिटिशर्स के जमाने का जमींदारी सिस्टम था, सबसे पहले उसको अबॉलिश किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी लोग क्या करते थे, स्मॉल पीसेस में जो है सारे के सारे लैंड को एक साथ ले लेते थे, यानी उसको इकट्ठा कर लेते थे, उसको भी यहाँ पर कम किया गया सरकार की तरफ से, यानी उसको इनफॉर्मल वार्निंग दी गई उसके लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो 2 बाकी लैंड रिफॉर्म किए गए वो काफी बताए जाते हैं कि काफी वीक थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ कि लॉस तो बना दिए गए थे कि भाई देखिए एक इंसान जो है सिर्फ इतना ही लैंड ओन कर सकता है, यानी सिर्फ इतना ही लैंड जहां पर वो ले सकता है। लेकिन क्या हुआ कि वहां पे कई लोग ऐसे भी उस टाइम पे थे कि जिन्होंने यहाँ पर मैनेज किया किसी न किसी तरीके से कि वो किस तरीके से यहाँ पे लॉ को इवेड करें और उससे भी ज्यादा यहाँ पर जमीन को, ज्यादा से ज्यादा जमीन को जो है एक्सेस करें। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे टेनेंट्स थे जो कि दूसरे के लैंड्स पर काम करते थे, जिनको ग्रेटर लीगल सिक्योरिटी दी जाती थी अगेंस्ट इविक्शन, लेकिन हालांकि इसको बहुत रेयरली इंप्लीमेंट किया गया था। तो कुल मिलाकर गाइस अगर हम बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स में हमें 2 पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिले और 2 नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। आगे अगर हम बात करें तो तीसरा जो आउटकम गाइस यहाँ पर निकल के आता है वो है आपका ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेनिफिशियल आउटकम था इस पूरे के पूरे फर्स्ट 2 प्लान्स में। तो गाइस हुआ यहाँ पे ये था कि उस टाइम पर जो है गाइस फर्स्ट 2 डिकेड्स में फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रही थी और कंट्री जो है फूड क्राइसिस को फेस कर रही थी। उस टाइम पे जो है वहां पर इंडिया को एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड होना पड़ा, यानी जो बाहर से फूड एड वगैरह आती थी उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा, और ज्यादातर जो है फॉरेन कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट से मिलनी ज्यादातर जो हमें सहायता मिली थी वो उस टाइम पर फूड एड के मामले में यूनाइटेड स्टेट से मिली थी। तो 1960s में गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अब जो है इन्होंने क्या किया, जितने भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी, फर्टिलाइजर थे, पेस्टिसाइड्स थे और जो भी बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज थी, वो सब के सब हाईली सब्सिडाइज प्राइसेस पे ऑफर करना शुरू कर दी। हाईली सब्सिडाइज प्राइसेस यानी कि बहुत कम दामों में इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये सारी की सारी फैसिलिटीज पीजेंट्स को देना शुरू कर दी। तो गाइज यहाँ पर इतनी की सारी फैसिलिटीज बहुत ही कम रेट्स पे देने से क्या हुआ कि सारे के सारे पीजेंट्स को और एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और प्रोडक्शन एकदम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम बूम हो गई, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ी, बहुत रफ्तार से बढ़ी और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को फायदा हुआ। और इसी रेवोल्यूशन को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या नाम दिया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है गाइस कि जो पीजेंट्स थे वो ज़्यादातर इसमें जो भी बेनिफिशरीज थे, यानी जो भी फायदा वो ले रहे थे, उसमें ज़्यादातर रिच थे और लार्ज और लैंड ओनर थे, यानी बड़े बड़े जमींदार थे। हालांकि जमींदारी सिस्टम नहीं था लेकिन तब भी वो लार्ज लैंड ओनर्स थे एक तरीके से। अगर हम रीजन वाइज देखें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ही सिर्फ यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोग्रेस हो रहा था, बाकी सारे के सारे स्टेट्स जैसे के तैसे पड़े हुए थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा तो हुआ, लेकिन यहाँ पर रीजन वाइज देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ही लोगों को फायदा हुआ, और सेक्शन वाइज देखा जाए तो इसका ज्यादातर जो फायदा हुआ वो रिच पीजेंट्स और लार्ज लैंड होल्डर्स को देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर एक फायदा इंपॉर्टेंट ये देखने को मिला है कि ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट का यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने बहुत तेजी से यहाँ पर रफ्तार पकड़ी थी। एक बार तो ये भी देखा गया है कि यहाँ पर बहुत
पुअर पीजेंट्री और बिग लैंड ओनर्स जो थे उनके बीच में बहुत बड़ा जो है यहाँ पर डिफरेंस आना शुरू हो गया था। और इसी के साथ साथ लैंड ओनर्स ने एक तरीके से ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस कर दी गई थी जिससे जो जितनी भी लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी पुअर पीजेंट थे उन सबको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन को क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पर पुअर पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर रिच लैंड ओनर्स थे, सरकार से कोई भी स्कीम आती, सरकार से अगर कोई वेलफेयर का कोई भी बेनिफिट आता तो सबसे पहले यहाँ पे पुअर पीजेंट्स को ना मिलने के बजाय लार्ज लैंड ओनर्स को मिलती थी। सेकेंडली गाइज यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उससे यहाँ पर जो कुल मिला के मिडिल पीजेंट जो सेक्शन है वो भी एक तरीके से यहाँ पे उभरना शुरू हुआ। अब यहाँ पर मिडिल पीजेंट क्या है, तो गाइज देखिए पहला तो यहाँ पर है रिच पीजेंट, फिर उसके बाद है पुअर पीजेंट। अब इन दिनों के बीच में यानी कुल मिला के जो मिक्स कंडीशन जिस पीजेंट की होती थी उसे हम कहते थे मिडिल पीजेंट सेक्शन। 1970 में हुआ क्या, फिर उसके बाद अगला जो हमारा इसी बीच में व्हाइट रेवोल्यूशन आया वो हुआ 1970 के बीच में। एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया जिसको कहा गया ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, 1970 में एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड सरकार की तरफ से। ऑपरेशन फ्लड में क्या किया सरकार ने, जितने भी कंट्री में मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स थे उन सबको ऑर्गेनाइज किया, एक नेशन वाइड मिल्क ग्रिड बनाया। किस पर्पस से, कि भाई मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ा सकें। अब पूरी तरीके से नेशन वाइड मिल्क ग्रिड बनाया और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और एक तरीके से मिल्क प्रोडक्शन में या डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा उछाल आया गाइस। और इसी उछाल को यहाँ पर रेवोल्यूशन का नाम दिया गया जिसको कहा गया व्हाइट रेवोल्यूशन। और आपको यह भी याद रखना है कि यहाँ पर जो व्हाइट रेवोल्यूशन यानी मिल्क मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, मेन जो शख्स था जिसने यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अदा किया था वो था यहाँ पे वर्गीस कुरियन, जिनको हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी एक पर्सन थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था, उनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम था, एम एस स्वामीनाथन। ये सब आपको नाम इसलिए याद रखने क्योंकि हो सकता है आपसे एमसीक्यू में ये सारे के सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो गाइस ये थी 3 मेजर आउटकम्स हमारे फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान की या फर्स्ट 2 डिकेड्स की। अब अगर बात करें यहाँ पर आगे की, तो यहाँ पर आगे की जो इकोनॉमिक जर्नी रही फर्स्ट 2 डिकेड्स के बाद इंडिया की, उसमें क्या हुआ कि जो पीरियड था 1967 के बाद उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए प्राइवेट इंडस्ट्री के ऊपर। 14 प्राइवेट बैंक को गाइस यहाँ पर नेशनलाइज कर दिया गया यानी सरकारी कर दिया गया। 1950 से 1980 के बीच में जो इंडियन इकोनॉमी थी बहुत ही एक तरीके से स्लगिश रेट पे बढ़ रही थी, बहुत ही कम रेट पे, एक तरीके से हम कह सकते हैं 3% से 3.5% तक खाली। और जो इनएफिशिएंसी थी पूरे सिस्टम में, करप्शन था, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उसकी वजह से लोगों का जो यहाँ पर विश्वास था कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम पर वो भी कम होता जा रहा था। इसी के साथ साथ बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर सिग्निफिकेंस था, जितने भी स्टेट थे हमारी इंडियन इकोनॉमी में उन सब का भी सिग्निफिकेंस कम होते जा रहा था 1980s के बाद। तो गाइज अब यहाँ पे 1980s के बाद और 1970 से 1980 में इतनी बुरी हालत हो गई थी और इवन व्हाइट और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया था 1952 में आजादी के तुरंत बाद, जिसको हम राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, जिसको 6 अगस्त 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो गाइज ये एक ऐसी बॉडी है जो कि एक एपेक्स बॉडी मानी गई है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रिसाइड की जाती है। इसका काम है, ये एक बॉडी है जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट के मैटर्स पर और जितने भी हमारे इंडिया के यानी हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से हमें मोबिलाइज करना है, किस तरीके से हमें उन्हें मजबूत करना है, उसके ऊपर इसका काम पूरे काउंसिल का रहता है। तो ये जो टॉपिक है नया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी और प्लस नीति आयोग, वो हम यहाँ पर अब कवर करने वाले हैं और ये लास्ट टॉपिक हमारा रह रहा है गाइस। तो थोड़ी देर के लिए और भी वीडियो बनी रहेगा, हम पूरा का पूरा चैप्टर बड़े ही इजी वे में कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो सबके लिए इंश्योर किया जा सके और बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट पूरे कंट्री के पार्ट्स में हो सके। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो उसमें कई सारे मेंबर हैं, जैसे कि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ पर जितने भी हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर उनके सब्स्टिट्यूट हैं, यूनियन टेरिटरी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब हैं और प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स हैं। हालांकि अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब तो नीति आयोग हो गया है, तो उन सबके मेंबर्स यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में होते हैं। अगर हम बात करें इनके ऑब्जेक्टिव की, यहाँ पर इनका काम यह है कि जो भी प्लान बनाया जाता है यानी जो भी नेशनल लेवल पर प्लान बनाया जाता है उसको किस तरीके से यहाँ पर प्रमोट करें, उसको किस तरीके से यहाँ पे मजबूत करें और इनका जो नेशनल प्लान है उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज को जितने भी वाइटल स्पेयर, जितने भी सेक्टर्स हैं यानी जितने भी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उन सब में किस तरीके से एनकरेज किया जाए,
तीसरा जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो है कि यहाँ पर इनको मेक श्योर करना है कि पूरे कंट्री में एक बैलेंस और रैपिड डेवलपमेंट हो पाए। यहाँ पर इनका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है सारे के सारे स्टेट्स को, कि सारे के सारे स्टेट्स अपनी प्रॉब्लम, अपने इश्यूज, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो खुले तौर पर यानी आज़ादी के साथ यहाँ पर अपने जो इश्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, डिस्कशन है वो रख पाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टेट के साथ इनका कोऑपरेशन है वो डेवलपमेंट प्लान की एग्जीक्यूशन के साथ बन पाए। ये तो हो गया गाइज इनका ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम बात करते हैं ये काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो इनका काम है गाइज यहाँ पर ये जो है गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करते हैं। जो भी नेशनल प्लान बनाया जाता है, जिसको भी अचीव करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लान बनाया गया, अब उस प्लान को किस तरीके से अचीव करना है, किस तरीके से उसको जो है हासिल करना है, उसके ऊपर ये यहाँ पर गाइडलाइन जारी करते हैं। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कितना रिसोर्सेज हमारे पास बचा हुआ है, कितना हमें इस्तेमाल करना है, उन सबको लेकर भी यहाँ पर इनका काम होता है एनडीसी का, कि उसका असेसमेंट करना होता है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो भी नेशनल प्लान बनाया जाता है नीति आयोग के द्वारा, उनको कंसिडर करना होता है, उनके बारे में डिस्कशन करना होता है एक्सपर्ट के साथ। तीसरा जो यहाँ पर इनका फंक्शन है वो ये है गाइस कि यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगला पे इनका फंक्शन ये है कि किस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हो रहे हैं सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज में, जो कि हमारे नेशनल प्लान को अफेक्ट करते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चन को कंसिडर करना। उसी के साथ ये समय समय पे जो है इनका काम ये भी रहता है कि टाइम टू टाइम प्लान को लेकर कि हमारा जो नेशनल प्लान है वो किस तरीके से काम कर रहा है उसको रिव्यू करना, और जितने भी कुछ अगर मेजर्स हैं या कुछ जो गाइडलाइन है, कुछ डायरेक्शन है वो भी देना, ताकि ये आसानी से हम लोग जो है जितने भी हमारे नेशनल प्लान के टारगेट हैं, इकोनॉमिक प्लान है हमारे, उन सबको आसानी से अचीव कर सकें। जिनका लास्ट फंक्शन है गाइज वो ये है कि ये जो है जितने भी रास्ते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं ताकि नेशनल प्लान में एम्स और टारगेट को अचीव किया जा सके। तो गाइज ये तो हो गई बात हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम वेरी फेमस नीति आयोग की, जिसको हम थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है कि प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व होने के बाद यहाँ पर नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में एस्टेब्लिश किया गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसने पूरा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, जो कि 65 ईयर्स तक हमारे कंट्री में चला था। नीति आयोग की मेंबर्स की बात करें गाइस यहाँ पर, तो इसका मेंबर चेयरपर्सन होते हैं, वो होते हैं एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर करंट में रहेगा वो ऑटोमेटिक ही नीति आयोग का चेयरपर्सन बन जाएगा। अगर हम बात करें इसके वाइस चेयरपर्सन की, तो वो है राजीव कुमार करेंटली। और इनकी गवर्नर काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर गवर्नर काउंसिल में इनमें चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे के सारे स्टेट के, यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। इनकी रीजनल काउंसिल की बात करें तो इनकी रीजनल काउंसिल में सारे के सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, यानी जो भी किसी भी पार्टिकुलर ऑफिस में रहेगा वो ऑटोमेटिक ही नीति आयोग का मेंबर बन जाएगा। करंट में अभी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर, आप देखेंगे तो कुल मिला के तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अमित शाह का होम मिनिस्ट्री से है, राजनाथ सिंह का जो है डिफेंस सेक्टर से है, इसीलिए फाइनेंस सेक्टर से है। तो कुल मिला के सारे सेक्टर से, सारे के सारी मिनिस्ट्रीज से यहाँ पर मेंबर ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं। जो भी मिनिस्टर रहता है वो ऑटोमेटिक ही इसका मेंबर बन जाएगा। यहाँ पे कई सारे स्पेशल इन्विटीज हैं जिनको मतलब एक तरीके से मेंबर बनाया गया है ताकि उनके साथ भी अच्छी खासी डिस्कशन कर सकें, उनके जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा हमारे देश को हो सके। जैसे कि यहाँ पर नितिन गडकरी करंटली हैं, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह। इसी के साथ साथ कई सारे फुल टाइम मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं ताकि वो फुली पूरा अपना जो काम है वो डिवोट कर सके नीति आयोग के प्लानिंग में। जैसे हमारे यहाँ पे वीके सरावत जी जो कि फॉर्मर डीआरडीओ चीफ हैं, फिर उसके बाद है रमेश चंद्र जी जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, फिर उसके बाद है डॉक्टर विनोद पॉल जी जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर कि नीति आयोग का इस वक्त में सीईओ कौन है, तो इस वक्त में यहाँ पर सीईओ गाइज हैं अमिताभ कंठ। अब यहाँ पे कई सारे नीति आयोग में 2015 के बाद से कई सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब जैसे कि आप सबको पता है कि ये एक प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करने में मदद करेगा। इसका पार्टिकुलरली एम यही रहता है कि किस तरीके से हम जो है हमारी कंट्री में एक तरीके से हमारी कंट्री को स्ट्रांग नेशन बनाए और डायनेमिक जो ग्रोथ है हम यहाँ पर हमें अपनी कंट्री में देखने को मिले। इसका पूरा का पूरा मेजर गोल यही है कि किस तरीके से हमारी कंट्री एक मेजर इकोनॉमी बनकर पूरे विश्व में उभरे। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर नीति आयोग के 2 हब्स भी बने हुए हैं, काफी फेमस हब है। जो पहला हब है यहाँ पे इनका है वो है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अगर हम बात करें यहाँ पे टीम इंडिया हब की, तो इसमें बहुत सारे
इंडियन स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशन किया जाता है। और दूसरा अगर हम की बात करें तो इसका हब है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यानी यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशन के थिंक टैंक कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी अपने फील्ड में माहिर लोग हैं, उन सबके साथ यहाँ पर जो है काम किया जाता है। इसी के साथ साथ एडिशनली नीति आयोग ने स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर भी स्टेब्लिश कर रखा है, जहाँ पर सारे के सारे एसेंशियल सोर्सेज जो भी मतलब जरूरत पड़ती है जिसकी, और नॉलेज और स्किल, इन सब को जो है इकट्ठा कर रखा है स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर में, ताकि जरूरत पड़ने पर हम सारी की सारी चीजों का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी बढ़ाने में कर सकें। ये सारे के सारे काम इसलिए किए गए हैं ताकि स्पीड के साथ एडवांस रिसर्च हो सके, इनोवेशन हो सके हमारी कंट्री में। ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर है, इसका बहुत क्रूशियल रोल होता है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी विजन में, और जो भी अनफोर इश्यूज, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे इश्यूज आते हैं जिसको एक्सपर्ट नहीं किया गया होगा, उसको भी टैकल करने में स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19, तो उसमें भी यहाँ पर ये सारे के सारे जो बॉडीज हैं, सारी की सारी जो इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर है, वो सब काम करती हैं। अब यहाँ पे जो मोटिव था गाइस यहाँ पर नीति आयोग को सेटअप करने का, वो ये था ओवरऑल कि यहाँ पर जो भी एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको पूरा किया जा सके थ्रू द पार्टिसिपेशन। अगर हम बात करें यहाँ पर नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव की और सबसे इंपॉर्टेंट 7 पिलर्स की, जो कि आपको यहाँ पे जरूर याद करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनका पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो भी कंपाउंड मोड है, यानी कोऑपरेटिव कंपाउंड मोड है गवर्नमेंट का, उसको बढ़ाया जा सके, जहां पर जनरल गवर्नमेंट के साथ साथ रीजनल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करें और इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सा लें। अगला जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है गाइस कि यहाँ पर किस तरीके से ये वेरियस मेथड्स को इवॉल्व करें, जहां पर ये एक रिलायबल स्ट्रेटजी बना सकें और उसको यहाँ तक कि विलेज लेवल तक इंप्लीमेंट कर सकें। अगला जो इनका वो ऑब्जेक्टिव वो ये रहता है कि एक तरीके से ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट भी इनका बना रहे। आगे इनका काम ये रहता है कि ये स्पेशल कंसिडरेशन भी बनाते हैं कई सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, उन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो कि कभी इकोनॉमी में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, या जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसको भी यहाँ पर ये शामिल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इनका ये भी काम है कि इनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होती है, प्रोग्राम फ्रेमवर्क बनाना होता है, इनिशिएटिव करना होता है, और उसी के हिसाब से अपना प्रोग्रेस और अपनी जो इफेक्टिवनेस है उसको भी यहाँ पर रिव्यू करना होता है। इसी के साथ साथ ये लोग एडवाइस और पार्टनरशिप को भी एनकरेज करते हैं, जहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी के प्राइवेट प्लेयर्स, कंपनीज के मालिक भी यहाँ पर नीति आयोग में आते हैं अपनी अपनी एडवाइस देने और अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करने। अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी जनरेट किया जाता है, पूरा सपोर्ट सिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जनरेट किया जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंटर सेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज भी रिजॉल्व किए जाते हैं। हमने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर भी प्रिजर्व किया गया है। उसी के साथ साथ जो भी प्रोग्राम, जो भी इनिशिएटिव सरकार चला रही है, उसको भी समय समय पर यहाँ पर रिव्यू किया जाता है, और जो भी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट अगर हम कर सकते हैं या कोई भी आने वाले समय में हमें मॉडर्नाइजेशन करना है समय के हिसाब से, वो भी यहाँ पर उसका डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर कोई भी बाकी नेसेसरी एक्टिविटीज अराइज होती हैं कि हमें भाई जो है अपना नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा इंप्लीमेंट करने में ये बहुत बड़ा काम जो हमें इंप्लीमेंट ही करना है, इसको इस पे अर्जेंट मीटिंग करनी है, तो इस तरह के काम भी जो है यहाँ पर किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर गाइस नीति आयोग के 7 पिलर्स की, जो कि इफेक्टिव गवर्नेंस में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। तो पहला पिलर है इनका प्रो पीपल। ये प्रो पीपल क्या है? तो प्रो पीपल जो होता है इनका पिलर है, वो ये काम करता है कि लोगों की जो एस्पिरेशन है, लोगों यहाँ तक कि इंडिविजुअल की भी, यानी हर एक इंसान की जो एस्पिरेशन है कंट्री में, उसको फुलफिल करना। उसके बाद इनका दूसरा पिलर है प्रो एक्टिविटी। ये काम करता है जो भी सिटीजन्स की एंटिसिपेशन है, उनका रिस्पॉन्स है, उसके लिए यहाँ पर ये काम करता है कि उसको किस तरीके से यहाँ पे हमें टैकल करना है। फिर उसके बाद है पार्टिसिपेशन। ये जो है जितनी भी सिटीजनरी है, यानी जितने भी हमारे कंट्री के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको यहाँ पर पार्टिसिपेशन कराना। इनका जो अगला पिलर है वो है एम्पावरिंग का, यानी जितनी भी वुमेन्स हैं, स्पेशली वुमेन्स हैं, जितने भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी के, उन सबको एम्पावर करना। उसके बाद इनका अगला पिलर है वो है इंक्लूजन ऑफ ऑल, यानी ये चाहते हैं कि सारे के सारे लोगों का इंक्लूजन हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजियन एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ इनका जो लास्ट सेकंड पिलर है वो है इक्वालिटी का, यानी ये चाहते हैं कि सारे के सारे लोगों को इक्वली जो है अपॉर्चुनिटीज मिले, खास करके यूथ को। उसी के साथ साथ इनका जो लास्ट पिलर है वो है ट्रांसपेरेंसी का, यानी पारदर्शिता का। ये चाहते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है सबके लिए विजिबल रहे, सबके लिए रिस्पॉन्सिव रहे और सारे लोगों के लिए काम करे। तो ये था हमारा पूरा गाइस नीति आयोग और एनडीसी का पूरा मामला। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरीके से यहाँ पे ये समझ में आया होगा। ये सारी के सारी अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं।
अगर हम बात करें कई सारे यहाँ पर चैप्टर्स में आपके वर्ड्स आए हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्लानिंग, अगर बात करें हम इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, तो प्लानिंग का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक रेगुलेशन, जिससे हमारी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो सके और जो भी टाइम का वेस्टेज हो रहा है उसको कम किया जा सके। अब यहाँ पे दो काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी आपके सामने मौजूद है। पहला यहाँ पे गाइस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इस इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा जो है तरजीह दी जाती है, यानी प्रायोरिटाइज किया जाता है इन प्लेस ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी सोशल वेलफेयर को कम प्रायोरिटाइज मिलती है, कम प्रायोरिटाइजेशन मिलती है। अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो इसका एम रहता है कि पब्लिक सेक्टर को और यहाँ पर एक तरीके से इगैलिटेरियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना, यानी वेलफेयर का काम करना। उसी के साथ साथ जो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जाता है वो है मिक्स इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस एक इंपॉर्टेंट प्लान है जो आप सबको याद रखना है, वो है बॉम्बे प्लान। एक तरीके से जॉइंट प्रपोजल था बहुत सारे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट का। उन्होंने यहाँ पर मीटिंग करी, सारे के सारे बिग जितने भी उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के टाइम पर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उन सब ने यहाँ पर मीटिंग करी। इस तरीके से हमारी कंट्री में हमें प्लान बनाना चाहिए कि हमारी कंट्री भी डेवलपमेंट करे उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से बाकी जो है इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं। और ये जो है काम 1944 में किया गया था। हालांकि उस टाइम तक ब्रिटिश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी उस टाइम में फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे, वो सब यहाँ पर इसको जो है एनकरेज कर रहे थे। लेकिन साथ अगर हम बात करें यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की, जिसको बाद में डिसॉल्व कर दिया गया, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जो कि प्लान बनाती थी कंट्री के लिए, जिसको मार्च 1950 में सेटअप किया गया था और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन हुआ करते थे। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लान बजट की, तो प्लान बजट एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको स्पेंड किया जाता है 5 ईयर बेसिस पे एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स बाय द प्लान, यानी जो भी प्लान बनाया जाएगा 5 ईयर प्लान, उसमें जो भी प्रायोरिटीज रखी जाएगी उसके हिसाब से जो भी बजट यहाँ पर जो भी खर्चा किया जाएगा उसी को कहते हैं हम यहाँ पर प्लान बजट। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। पूरा चैप्टर एक बड़े ही ईजी और सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझाया होगा। और अगर आप अपनी कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक आप जरूर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत